जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं सीआरपीएफ ट्रेडमैन एग्जाम 2023 के लिए जीके और जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, डेली हमारे चैनल पर सुबह 8 बजे आप सभी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट मैं लाता रहता हूं। तो यदि दोस्तों आप सीआरपीएफ ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल के साथ जरूर से बने रहिएगा। हर वीडियो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की आप सभी के लिए डेली मैं लेकर आता रहता हूं। और दोस्तों, आपका एग्ज़ाम 1 जुलाई से स्टार्ट है और अब आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है तैयारी करने के लिए। तो इसलिए दोस्तों अब आपको डेली प्रैक्टिस करते रहना है। नई चीज़ें अब आपको बहुत कम पढ़नी है। जितनी भी आपने पुरानी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, जितना भी आपने अभी तक याद किया है, उन सभी का आपको प्रैक्टिस करते रहना है। क्योंकि दोस्तों यदि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सभी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से याद रहेंगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है ना दोस्तों? तो जरूर से सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ते चलिएगा। जो भी क्वेश्चन मैं कवर कराता हूं, यदि आपको याद नहीं है तो नोट डाउन करके एक बार याद जरूर से करते चलिएगा। ठीक है ना दोस्तों? तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करता हूं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों कोई भी वीडियो आती है सीआरपीएफ ट्रेडमैन से रिलेटेड तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग के अंतर्गत आती है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग के अंतर्गत आती है? आपके ऑप्शन है ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल या फिर आद ऐतिहासिक काल। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाता है, आद ऐतिहासिक काल। दोस्तों सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसकी जो लिपि थी उसे पढ़ा नहीं जा सकता था, इसलिए इसे दोस्तों आद ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया था। ये चीज़ आपको जरूर से याद रख लेनी है। दोस्तों आज की वीडियो में हम टॉप 30 क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं और टारगेट दोस्तों आज की वीडियो का मैं 21 क्वेश्चनों का रखने वाला हूँ। वीडियो में लास्ट में आपको जरूर से कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चनों को आप सही कर पाए हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, गुप्त वंश। गुप्त वंश के शासकों ने ज़्यादातर दोस्तों मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। याद रख लेना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। मूर्ति पूजा दोस्तों अस्तित्व में ही गुप्त वंश में आई थी, याद जरूर से रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीएनए यानी फिंगरप्रिंट तकनीक का उपयोग किसके संसूचन के लिए किया जाता है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? किसके संसूचन के लिए दोस्तों डीएनए का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाता है, विवादित जनकता के लिए दोस्तों क्या फिंगरप्रिंट का उपयोग किया जाता है? जरूर से आपको याद रख लेना है। डीएनए यानी फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग विवादित जनकता के संसूचन के लिए किया जाता है और इसका उपयोग आपराधिक मामले की गुत्थियां सुलझाने के लिए किया जाता है। आप जैसा कि जानते होंगे, आप सीआईडी अगर दोस्तों आप देखते होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो मुजरिम होते हैं उनका डीएनए लिया जाता है, यानी उनका फिंगरप्रिंट जो लिया जाता है ताकि उनकी पहचान हो सके कि हाँ यही मुजरिम था, है ना? तो ये सभी चीज़ें आपको जरूर से याद रख लेनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए बताइए कौन सा देश सार्क देश का सदस्य नहीं है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाता है, म्यांमार। म्यांमार दोस्तों सार्क देश का क्या है, सदस्य नहीं है, याद रख लीजिएगा। यदि मैं बात करूं सार्क की स्थापना कब हुई थी तो याद रख लेना है 1985 में। कब दोस्तों? 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। मुख्यालय एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रख लीजिएगा काठमांडू। क्या दोस्तों? काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। और सार्क की बात करूं तो सार्क में दोस्तों 8 सदस्य हैं। कितने देश सदस्य हैं? 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन से हैं? तो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, मालदीव, भूटान, नेपाल, भारत, अफगानिस्तान एवं श्रीलंका। ठीक है ना? ये 8 देश दोस्तों क्या है, सार्क देश के सदस्य हैं, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्गत हुई? किस काल में अछूत की अवधारणा? दोस्तों अब क्या होता है, जो एग्जाम अब आ रहे हैं, जैसे एसएससी जीडी का एग्जाम आया था, उन सभी एग्जामों में हिस्ट्री के बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिले। क्या? ये जो औरंगजेब हुआ, बाबर हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ, इल्तुतमिश हुआ, ऐसे क्वेश्चन 1 या 2
दो ही देखने को मिले हैं। ज़्यादातर दोस्तों स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों इसीलिए मैं इस तरीके के भी क्वेश्चन आप सभी को कवर करा दे रहा हूं, ताकि एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है तो आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो, आप आसानी से इसका आंसर दे सकें। ठीक है ना दोस्तों, तो जरूर से वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। चलिए बताइए, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। धर्मशास्त्रों के समय में दोस्तों अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से आई थी। 4 वर्ण आपको पता होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसके अतिरिक्त समाज में अनेक अन्य भी जातियां थीं। अंबष्ट थे, निषाद थे, मगध थे, वैदेक, रथकार आदि, ये सब क्या थे? अछूत माने जाते थे। तो याद आपको जरूर से रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? 1857 का विद्रोह दोस्तों, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कानपुर से इसका नेतृत्व किसने किया, इलाहाबाद से इसका नेतृत्व किसने किया, मेरठ से इसका नेतृत्व किसने किया। तो ये चीज आपको जरूर से याद रख लेनी है। 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था। किसके कारण? मंगल पांडे के कारण। क्योंकि दोस्तों मंगल पांडे ने क्या किया था, इसका विद्रोह क्यों किया था? क्योंकि दोस्तों जो कारतूस होती थी, यानी बंदूक की जो गोलियां होती थी, उसमें गाय की चर्बी भरी गई थी, और उस चर्बी, उसको गोली को दोस्तों मुंह से खोलना पड़ता था। इसीलिए दोस्तों मंगल पांडे ने इसका विद्रोह किया था। तो ये चीज आपको जरूर से याद रख लेना है। अब इसका असफल रहने का कारण है ऑप्शन है बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की इसमें कमी थी दोस्तों, इसलिए 1857 का जो विद्रोह था वह असफल रहा था। आपको जरूर से याद रख लेना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी का, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है कहां से? भारत की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, दक्षिण पूर्वी मानसून। दक्षिण पूर्वी मानसून से दोस्तों भारत की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। आपको जरूर से याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इंपोर्टेंट करके नोट डाउन कर लीजिएगा। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, बाब अल मंदेब। कौन सी संधि? बाब अल मंदेब जल संधि दोस्तों हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है, जरूर से याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महाद्वीप अलग कैसे हुए? महाद्वीप अलग कैसे हुए? ज्वालामुखी के फटने से, विवर्तनी की क्रिया से, चट्टानों के वलन और भ्रंशन से, या फिर उपरोक्त सभी? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, विवर्तनिकी क्रिया से दोस्तों महाद्वीप अलग अलग हुए। जरूर से आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में निम्न में से किस राज्य में नगरीय घनत्व सर्वाधिक है? नगरीय घनत्व, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाता है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य में दोस्तों नगरीय घनत्व सर्वाधिक, आपको याद रख लेना है। यदि मैं बात करूं कितना है घनत्व, तो याद रख लीजिएगा 5683। कितना है दोस्तों? 5683 है। और यदि दोस्तों मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र थोड़ा सा ही कम है, 5594। पंजाब की बात करूं तो 4136 याद रख लीजिएगा। और तमिलनाडु की दोस्तों बात करूं तो 2561। तो ये सभी चीजें याद रख लेनी है। नगरीय घनत्व के हिसाब से देखूं तो पश्चिम बंगाल आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तकला मकान मरुस्थल, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, चीन। चीन में दोस्तों तकला मकान मरुस्थल स्थित है, जरूर से आपको याद रख लेना है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। और यदि दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए जो भी दोस्तों सीआरपीएफ ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं। और दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हर वीडियो की पीडीएफ नोट्स में आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देता हूं।
और टेलीग्राम चैनल की दोस्तों लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जिससे दोस्तों आप आसानी से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जरूर से दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, राज्यसभा। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उस सदन का सदस्य नहीं होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों? उपराष्ट्रपति होते हैं। और ये चीज आपको जरूर से याद रख के चलनी है। राज्यसभा की बात करूं तो संविधान के आर्टिकल 80 में राज्यसभा का वर्णन किया गया है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और ऊपरी सदन है। इसको दोस्तों स्थगित नहीं किया जा सकता है, जरूर से याद रख लेना है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल एग्जाम में पूछा जाता है तो 6 वर्ष आपको याद रख लेना है। बल्कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है। राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो 12 सदस्य आपको याद रख लेना है। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं राज्यसभा के लिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वचालित इंजनों में कौन सा हिम निरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है? कौन सा इस ऑप्शन में है जो हिम निरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है स्वचालित इंजनों में? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग दोस्तों हिम निरोधी के रूप में स्वचालित इंजनों में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 यानी आर्टिकल 370 का संबंध किससे है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन ए राइट हो जाता है, जम्मू एवं कश्मीर राज्य से। दोस्तों जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लिए आर्टिकल 370 बनाया गया था, जिससे दोस्तों क्या हुआ, जम्मू कश्मीर राज्य को एक अलग ही दर्जा दे दिया गया था। लेकिन अब आपको याद रख लेना है, आर्टिकल 370 को समाप्त भी कर दिया गया है। तो ये चीज आपको जरूर से याद रख लेनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन से समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्रीय एकता और अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, 42वां संविधान संशोधन। दोस्तों 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी में लाया गया था। किसकी सिफारिश पर लाया गया था, ये आप याद रख लीजिएगा। किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 लाया गया था, जिसमें दोस्तों याद रख लेना है प्रस्तावना। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय एकता और अखंडता। एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो याद रख लीजिएगा एक ही बार संशोधन हुआ है और इसमें दोस्तों 3 शब्द जोड़े गए थे। तो ये जरूर से याद रख लीजिएगा। अब दोस्तों प्रस्तावना की बात करूं तो प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है, प्रियम्बल भी कहा जाता है। तो कई बार एग्जाम में उद्देशिका देकर बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उद्देशिका को ही दोस्तों प्रस्तावना कहा जाता है, प्रियम्बल कहा जाता है। और इसको पेश किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को, जिसे संविधान सभा ने दोस्तों 22 जनवरी 1947 को अपना लिया था और हमारे क्या संविधान में जोड़ दिया गया था प्रस्तावना के रूप में। तो ये चीज आपको जरूर से याद रख लेनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, किसके द्वारा? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, अपने पद ग्रहण की तिथि से। दोस्तों अपने पद ग्रहण, जिस दिन राष्ट्रपति जी अपने पद को ग्रहण करते हैं उस डेट से दोस्तों उनका 5 वर्ष जोड़ा जाता है और 5 वर्ष तक राष्ट्रपति जी अपने पद पर रहते हैं। ठीक है, ये चीज आपको जरूर से याद रख लेनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? इनमें से कौन सा है जो एक भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक दोस्तों भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है। यदि मैं स्थापना की बात करूं तो आप सभी को याद होगा 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी।
जरूर से आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना का मुख्य बल निम्नलिखित पर है। यानी जवाहर रोजगार योजना में किस पर बल दिया गया था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी परक रोजगार के अतिरिक्त अवसरों पर सृजन। इस पर दोस्तों जवाहर रोजगार योजना पर बल दिया गया था। योजना योजना जो दोस्तों 2023 में जितनी भी योजना चलाई गई हैं 2023 और 22 में, ये सभी योजनाएं आपको याद रख लेनी है। अब दोस्तों क्या पूछता है, योजना किस राज्य से संबंधित नहीं पूछेगा, आपसे पूछ लेगा इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य जरूर से आपको याद करके चलना है, ठीक है ना। यदि आपको कोई भी दिक्कत हो दोस्तों योजना याद करने में तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर एक वीडियो आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें दोस्तों सभी चीज़ें आपको उससे रिलेटेड बता दूंगा। तो जरूर से कमेंट कर दीजिएगा यदि कोई भी दिक्कत हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेडियोधर्मी डेंटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें मापा जा सकता है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाता है, चट्टानों की उम्र। रेडियोधर्मी डेंटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें दोस्तों चट्टानों की उम्र मापी जाती है, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? यानी जब वायुमंडल में प्रदूषण होने लगता है तो किसके द्वारा उसको स्वच्छ किया जाता है? आप सभी ने दोस्तों देखा होगा दिल्ली में प्रदूषण बढ़ गया था, उसको किसके द्वारा दोस्तों शांत किया गया था? तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाता है, वर्षा। दोस्तों क्या हुआ था, हेलीकॉप्टर के द्वारा पानी गिराया गया था, यानी बारिश करवाई गई थी। बारिश से क्या होता है, जो प्रदूषण बढ़ता है वो कम हो जाता है, ठीक है। और पेड़ों को इसीलिए कहा जाता है पेड़ों को साफ रखना चाहिए, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। पेड़ों की पत्तियों पे जब धूल जम जाती है ना दोस्तों, उसके कारण भी प्रदूषण बढ़ जाता है। तो इसीलिए दोस्तों क्या कहते हैं कि पेड़ों की पत्तियों को भी साफ रखना चाहिए, जिससे ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में निकल सके और हमारा जो वायुमंडल है वह स्वच्छ रह सके, ठीक है ना। तो जरूर से याद रख लीजिएगा, वर्षा के कारण दोस्तों प्रदूषण युक्त वायुमंडल को स्वच्छ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? मदद करता है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन दोस्तों मदद नहीं करता है ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जरूर से बताइए इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाता है, वनों का काटना। दोस्तों वनों को जब काटेंगे तो पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाएगा, आप सभी को मालूम है, प्रदूषण बढ़ने लगेगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाता है, 1986। 1986 में दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया था, जरूर से आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों को स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्न में से किसके प्राप्त है, मतलब किसके पास है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करना, किसके पास दोस्तों यह शक्ति है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाता है, संसद। संसद के पास दोस्तों शक्ति है कि वो एक राज्य को संघ में सम्मिलित कर सकता है, नए राज्यों को निर्माण कर सकता है, नए राज्यों की दोस्तों जो सीमा होती है उसको बढ़ा सकता है, घटा सकता है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों किसके पास शक्ति होती है? संसद के पास होती है, जरूर से याद रख लीजिएगा। कई सारे बच्चे दोस्तों केंद्र सरकार के मतलब क्वेश्चन पर टिक करके गलत कर देते हैं, तो आपको याद रख लेना है संसद के पास दोस्तों ये शक्ति होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन को कार्यवाही में भाग ले सकता है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन में कार्यवाही में भाग ले सकता है, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महान्यायवादी। महान्यायवादी दोस्तों एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन में भाग ले सकता है, बल्कि दोस्तों ये अपना मत नहीं दे सकता, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना किस देश से हैं? माराडोना, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है?
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के हैं दोस्तों माराडोना, ये चीज़ आपको जरूर से याद रख लेनी है। लेकिन ये किस देश की तरफ से खेलते हैं, तो ये ब्राज़ील की तरफ से खेलते हैं, ये भी जरूर से याद रख लीजिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में क्यों पूछा जाता है, क्योंकि दोस्तों माराडोना ब्राज़ील की तरफ से खेलते हैं, लेकिन ये हैं कहाँ के, अर्जेंटीना के हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, जरूर से याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? दोस्तों सीआरपीएफ ट्रेडमैन, याद रख लीजिएगा, यदि सीआरपीएफ ट्रेडमैन में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो डेली प्रैक्टिस सेट आपको करते रहना है। यदि आप प्रैक्टिस सेट नहीं निकालेंगे तो जो चीज़ें आपने याद रखी हैं वो भूल जाएंगे, और एग्जाम में कन्फ्यूजन तभी होता है जब क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद ना हो। तो जरूर से ही प्रैक्टिस करते रहिएगा ताकि सभी चीज़ें आपको उंगलियों पर याद रहें, ताकि क्वेश्चन एग्जाम के टाइम आप पढ़ें और आपको आंसर तुरंत याद आ जाए। ठीक है, तो प्रैक्टिस जरूर से करते रहिएगा। वीडियो में लास्ट में जरूर से बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चनों को सही कर पाए हैं। तो चलिए बताइए, 7 बहनों का भाग कौन सा राज्य नहीं है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल दोस्तों 7 बहनों का हिस्सा नहीं है, जरूर से याद रख लेना है। यदि मैं बात करूं 7 बहनों के कौन कौन से राज्य हैं, तो याद रख लीजिएगा, पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा असम, तीसरा मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर। ये दोस्तों 7 देश हैं जो 7 बहनों के नाम से जाने जाते हैं, जरूर से याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? काफी आसान क्वेश्चन है और राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाता है रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव के नाम से भी जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने उर्दू को अपनी द्वितीय राजभाषा घोषित किया है अभी हाल ही में? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाता है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य ने दोस्तों उर्दू को अपनी द्वितीय राजभाषा के रूप में घोषित किया है, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी नील नदी के तट पर पनपी? कौन सी सभ्यता, सॉरी दोस्तों, कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा, मिस्र की सभ्यता। दोस्तों मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी, जरूर से आपको याद रख लेना है। इसलिए दोस्तों मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है, जरूर से आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डूरंड ट्रॉफी का संबंध किस खेल से जुड़ा हुआ है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसका आंसर दोस्तों आप सभी को तो इसका आंसर दोस्तों आप सभी को कमेंट करके बताना है। ये वीडियो आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी भी लगी होगी और सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट भी लगे होंगे। तो सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से याद जरूर से कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटने पाए। टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हर वीडियो की PDF नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देता हूं। और यदि दोस्तों आपको कोई भी मुझसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पेज पर मैं हमेशा एक्टिव रहता हूं, हर क्वेश्चन का आंसर मैं इंस्टाग्राम पर आप सभी को देता रहता हूं। तो जो भी आप मेरे से पूछना चाहते हैं जो मतलब एजुकेशन से रिलेटेड ना हो, तो वो सभी चीज़ें दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो करके पूछ सकते हैं। तो जरूर से इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिएगा, मैंने लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलिए दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।